हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं द एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 का ही एक्ट है। इसको स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये एक्ट नंबर 4 ऑफ 1884 का है। इसको प्रेसिडेंशियल असेंट 26 फरवरी 1884 को मिली थी। इसका एनफोर्समेंट मतलब एप्लीकेबल कब से हुआ था, तो 1 जुलाई 1887 से एप्लीकेबल हुआ था। इस एक्ट में चैप्टर्स नहीं है, मतलब 0 चैप्टर और टोटल 18 सेक्शन है। चलिए एक्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्रीएम्बल से स्टार्ट करते हैं। तो ये एक्ट क्या है? एक्ट है रेगुलेट करने के लिए किसी भी तरीके का मैन्युफैक्चर, पोजेशन, यूज, सेल, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ एक्सप्लोजिव। तो एक्सप्लोजिव जो है, एक्सप्लोजिव वाला एक्ट है। तो एक्सप्लोजिव का किसी भी तरीके का जो भी मैन्युफैक्चर होगा, मतलब कोई भी बनाएगा, या फिर पोजेशन मतलब कोई अपने पास में रखने के लिए, और उसका इस्तेमाल मतलब यूज वगैरह, सेल बेचना वगैरह, और ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह लाना ले जाना, और इंपोर्ट कहीं से कुछ मंगाना इंडिया के बाहर से, एक्सपोर्ट कहीं कुछ भेजना, वो सारी चीजें यहाँ पे रेगुलेट करने के लिए है। फिर वेयर इट इट इज एक्सपीडियंट टू रेगुलेट, और जहाँ पे भी ये जरूरत हो उसको रेगुलेट करने की। तो वही सारी चीजें जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, तो ये इसलिए एक्ट आया है। अब सेक्शन नंबर 1 है शॉर्ट टाइटल, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 बोलते हैं। तो दिस एक्ट में बी कॉल्ड द एक्सप्लोसिव एक्ट 1884। लोकल एक्सटेंट कहाँ तक है, मतलब कहाँ तक ये एप्लीकेबल होता है? ये एप्लीकेबल होता है होल ऑफ इंडिया में। सेक्शन नंबर 2 है कमेंसमेंट। तो कमेंसमेंट, तो ये एक्ट कब आया था? तो दिस एक्ट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट। तो कब आया था? 1 जुलाई 1887 को आया था। सर हम पहले ही देख चुके हैं। अब सेक्शन नंबर 3 रिपील हो चुका है। तो रिपील किससे हुआ था? एक्ट नंबर 12 ऑफ 1875 से, और इंडियन पोर्ट एक्ट से हुआ था 1889 का जो एक्ट है, मतलब उसके द्वारा। फिर डेफिनेशन पे आते हैं। सेक्शन नंबर 4 है डेफिनेशन। इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर, जब तक अदरवाइज नहीं बताया तब तक ए में दिया हुआ एयरक्राफ्ट। तो एयरक्राफ्ट का मतलब होगा किसी भी तरीके की मशीन जो कि सपोर्ट ड्राइव कर सकती है एटमोस्फियर, इन द एटमोस्फियर, मतलब एक मशीन विच कैन ड्राइव सपोर्ट इन द एटमोस्फियर फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ द एयर। किसी भी एयर के रिएक्शन से वो यहाँ पे एटमोस्फियर में कुछ सपोर्ट वगैरह ड्राइव कर सकती है, तो उसको एक मशीन बोलेंगे। तो वो एक एयरक्राफ्ट है। मतलब जनरल सी बात है, एयरक्राफ्ट कैसा एयर में ही काम करते हैं, और वो किस किस उसे करते हैं? सपोर्ट ड्राइव करते हैं एटमोस्फियर से, फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ एयर वगैरह जो होते हैं इसमें, अदर देन द रिएक्शन ऑफ द एयर अगेंस्ट द अर्थ सर्फेस। तो जो इसमें छोड़ के क्या है, मतलब अदर देन में लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो रिएक्शन ऑफ एयर अगेंस्ट अर्थ सर्फेस होंगे, इनको छोड़ के सारी चीजें इंक्लूड होंगी। जैसे कि इसमें इंक्लूड होता है बलून। अब बलून फिक्स भी हो सकते हैं, जैसे कि शिप वगैरह को एक एंकर से फिक्स कर दिया, तो बलून को भी फिक्स भी किया जा सकता है, या फिर फ्री बलून भी हो सकते हैं। और इसमें एयरशिप भी आ सकती है, काइट्स भी आ सकते हैं, ग्लाइडर्स भी आ सकते हैं, और फ्लाइंग मशीन भी आ सकती हैं। अब डेफिनेशन नंबर 2 है कैरेज। तो कैरेज में इंक्लूड होता है किसी भी तरीके का कैरेज, वैगन, कार, ट्रक, व्हीकल, और अदर मीन्स ऑफ कन्वेइंग, और मतलब कन्वेइंग गुड्स वगैरह जो भी हैं, पैसेंजर, मतलब किसी भी तरीके का यहाँ पे कैरेज में वैगन, कार, ट्रक, व्हीकल सब आ जाएगा। कोई भी अदर मीन्स आ जाएंगे जो कन्वे करने के लिए काम आते हैं, गुड्स या पैसेंजर को लैंड के थ्रू, इन वाट एवर मैनर, किसी भी मैनर में हो सकते हैं। द सेम में बी प्रोपेल्ड, उनको प्रोपेल भी किया जा सकता है। अब डेफिनेशन नंबर 3 है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की डेफिनेशन यहाँ पे याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ अलग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की डेफिनेशन दी हुई है, तो थोड़ा याद रखिएगा कि इसमें कैसा है रिलेशन ऑफ टू एनी एरिया। किसी एरिया के लिए अगर कमिश्नर ऑफ पुलिस को अपॉइंट किया गया है, तो कमिश्नर ऑफ पुलिस होगा। और उसी के साथ साथ क्या इंक्लूड होगा? तो ए में ए वाले सब क्लॉज में दिया हुआ है कि कोई भी डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस हो जाएगा जो एक्सरसाइज कर रहा है या तो पूरे एरिया में, या तो मतलब ओवर होल, और या फिर किसी पार्ट ऑफ एरिया में, जैसा कि स्पेसिफाई किया गया है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस बिहाफ में, इन रिलेशन टू सच एरिया और पार्ट, उस एरिया और पार्ट के लिए। या फिर इसमें एडीएम आता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। फिर डी में आता है एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव में इंक्लूड होते हैं गन पाउडर, और ये जो है ये थोड़ी टेक्निकल टर्म्स हैं, तो ये मुझे तो पढ़ना भी नहीं आएगा अच्छे से।
तो इसको आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा। तो बाकी जो मेन मेन चीजें हैं जैसे गन पाउडर ये हम लोग को पता है, तो मैं इसको बता देता हूँ। और इसके साथ साथ क्या होता है इसमें, कलर्ड फायर्स होते हैं या फिर अदर सब्सटेंस होते हैं, या तो वो सिंगल या केमिकल कंपाउंड का मिक्सचर होता है, मतलब नहीं सॉरी, केमिकल कंपाउंड होता है या मिक्सचर होता है सब्सटेंसेस का। और वो किसी फॉर्म में हो सकते हैं, वेदर सॉलिड लिक्विड और गैसेस में, और यूज किस लिए होते हैं, मैन्युफैक्चर करने के लिए, और विद द व्यू टू प्रोड्यूस अ प्रैक्टिकल इफेक्ट, या तो कुछ प्रैक्टिकल इफेक्ट देने के लिए, बाय एक्सप्लोजन, मतलब किसी भी तरीके एक्सप्लोजन करने के लिए करके, या पाइरोटेक्निक इफेक्ट करने के, जैसे कि इसमें इंक्लूड होता है फॉग सिग्नल, फायरवर्क्स, फ्यूजेस, रॉकेट्स, परसुएशन कैप्स, और डेटोनेटर्स, और कार्ट्रिजेस जो होते हैं, एम्यूनिशन होते हैं किसी भी डिस्क्रिप्शन के, और उसका कोई भी एडॉप्शन या प्रिपरेशन ऑफ एन एक्सक्लूसिव जो कि डिफाइंड होगा इस क्लॉज में, तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, जैसे कि फॉग सिग्नल्स, फायरवर्क्स, फ्यूजेस, रॉकेट, परसुएशन कैप्स, और डेटोनेटर्स, और कैट्रिजेस, डेटोनेटर्स सॉरी, यहाँ पे हाँ कैट्रिजेस, एम्यूनिशन वगैरह किसी भी डिस्क्रिप्शन के हो, भले ही उसमें कोई एडप्शन हो, प्रिपरेशन हो। अब ई का मतलब होता है एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट का मतलब होता है जनरली एक जगह से दूसरी जगह भेजना, लेकिन एक्टिव पर्पज से एक्सपोर्ट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, टेकिंग आउट ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर किसी भी जगह आउटसाइड इंडिया प्लेस कर देना कोई भी चीज, मतलब इंडिया से बाहर कोई भी चीज भेज देना, सीधी सी बात है। किसी भी चीज के थ्रू भेज सकते हैं, लैंड, सी या एयर के थ्रू। वैसे ही यहाँ पे इम्पोर्ट के बारे में बताया हुआ है कि इम्पोर्ट में भी यहाँ पे होता है कि इम्पोर्ट में मतलब होता है कि इंडिया में लाना कोई चीज, तो ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया से कोई भी चीज इंडिया में लेके आना, सी, एयर या लैंड के माध्यम से, मतलब वही दोनों चीजें सेम है। मतलब एक्सपोर्ट मतलब इंडिया के बाहर भेज देना कोई चीज, और इम्पोर्ट मतलब इंडिया में इंडिया में कहीं से कुछ भी ले आना, मतलब मंगा लेना। बाकी किसी भी मीट से आ सकता है, तीनों मीन्स जो यहाँ पे। फिर जी में दिया हुआ है मास्टर, तो मास्टर का मतलब होता है इन रिलेशन टू एनी वेसल और एयरक्राफ्ट, अगर हम किसी वेसल या एयरक्राफ्ट की बात करें, कोई भी पर्सन अदर देन पायलट, पायलट को छोड़ के जो भी यहाँ पे हार्बर मास्टर है, असिस्टेंट हार्बर मास्टर है, या फिर बर्थिंग मास्टर है, और हैविंग फॉर द टाइम बीइंग द चार्ज और कंट्रोल ऑफ सच वेसल, और जिसके चार्ज में कंट्रोल में वो वेसल या एयरक्राफ्ट है, एज द केस में भी, तो वो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, मास्टर हो जाते हैं, अगर हम एयरक्राफ्ट या वेसल की बात कर रहे हैं पायलट को छोड़ के। तो पायलट को छोड़ के अगर हार्बर मास्टर, असिस्टेंट हार्बर मास्टर या बर्थिंग मास्टर है, तो वो यहाँ पे हो जाते हैं। फिर अगर हम किसी बोट की बारे में बात करते हैं जो कि बिलोंग करती है किसी शिप को, तो यहाँ पे मास्टर ऑफ शिप हो जाएगा, मास्टर ऑफ दैट शिप। अब एच है मैन्युफैक्चर, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद रखिएगा। मैन्युफैक्चर मतलब क्या होता है, मैन्युफैक्चर का मतलब होता है इन रिलेशन टू एन एक्सप्लोसिव, अगर हम एक्सप्लोसिव के बारे में बात करें तो इंक्लूड होता है इसमें प्रोसेस ऑफ। तो सबसे पहले क्लॉज वन में दिया हुआ है कि डिवाइड करना एक्सप्लोसिव को इनटू इट्स कंपोनेंट पार्ट्स। तो जो भी एक्सप्लोसिव है उसको उनके कंपोनेंट पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देना, या फिर क्या है अदरवाइज उसको ब्रेकअप करना, मतलब तोड़ देना, और अनमेकिंग करना, मतलब जो एक्सप्लोसिव था उनको बना लिया गया था, उनकी अनमेकिंग भी यहाँ पे मैन्युफैक्चर कहलाता है, या फिर मेकिंग फिट फॉर एनी यूज और डैमेज्ड एक्सप्लोसिव, या फिर जो यूज्ड और डैमेज्ड जो एक्सप्लोसिव हैं उनको यहाँ पे फिट बना देना, फिर से मतलब फिर से यूज के लायक बना देना, तो वही मैन्युफैक्चर में आ जाता है। अब क्लॉज टू में दिया हुआ है कि रीमेकिंग, रीमेकिंग या एल्टर कर रहे हैं या रिपेयर कर रहे हैं उस एक्सप्लोसिव का, वही मैन्युफैक्चर में आ जाएगा। फिर आई डेफिनेशन में दिया हुआ है प्रिस्क्राइब, तो प्रिस्क्राइब मतलब होता है रूल जो भी मेड होते हैं सेक्ट में, तो वो प्रिस्क्राइब हो जाएंगे। फिर वेसल, तो वेसल का मतलब होता है अगर हम करते हैं किसी भी इंक्लूड किसी भी शिप को, बोट को, सेलिंग वेसल को, और अदर डिस्क्रिप्शन ऑफ वेसल को जो भी यूज होते हैं नेविगेशन करने के लिए, नेविगेशन करने के लिए जो भी चीजें यूज होती हैं किसी भी तरीके की शिप, बोट, सेलिंग वेसल, या फिर अदर डिस्क्रिप्शन के वेसल जो कि यूज होते हैं नेविगेशन करने के लिए, या तो प्रोपेल्ड बाय ओर्स, या तो ओर्स के थ्रू प्रोपेल्ड होंगे, इसका मीनिंग देख लीजिएगा, मैं अभी देख नहीं पाया, या फिर अदरवाइज एनीथिंग मेड
फॉर द कन्वेंस, और कोई अदर चीज जो यहाँ पे कन्वेंस के लिए बनाई गई है। मेनली बाय वाटर, या तो वो वाटर के थ्रू होती है या फिर वाटर ऑफ ह्यूमन बींग, मतलब मेनली बाय वाटर ऑफ मतलब वाटर के थ्रू यहाँ पे ये सब चीजें कन्वेंस करने के लिए जो भी चीज होती है वो वेसल में आ जाएंगी। मतलब वेसल का मतलब सीधा सीधा समझ लीजिए, इसमें शिप, बोट, सेलिंग वेसल वगैरह सारी चीजें आ जाएंगी जो कि कन्वे करने के लिए काम आती हैं वाटर में ह्यूमन बींग्स को या गुड्स को। और एंड अ सेशन, सेशन भी आ जाएगा इसमें। तो सेक्शन नंबर 5 है पावर टू मेक रूल्स एज लाइसेंसिंग ऑफ मैन्युफैक्चर, पोजेशन, यूज, सेल, ट्रांसपोर्ट, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ एक्सप्लोजिव। तो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी पार्ट ऑफ इंडिया के लिए, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में लिखा हुआ है, मतलब कर सकती है फॉर एनी पार्ट ऑफ इंडिया, वो यहाँ पे रूल्स बना सकती है कंसिस्टेंट होके जो कि इस एक्ट के थ्रू, और वो फिर उसके थ्रू रेगुलेट और प्रोहिबिट कर सकती है एक्सेप्ट अंडर इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन ऑफ लाइसेंस ग्रांटेड। जैसा कि जिसको छोड़ के यहाँ पे कंडीशंस वगैरह लाइसेंस की ग्रांट की गई थी, एज प्रोवाइडेड बाय दूस रूल्स, जैसा कि रूल्स में बताया गया, तो मैन्युफैक्चर, पोजेशन, यूज, सेल, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव किसी भी तरीके का जो डिफाइंड है उस तरीके से यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। अब जो भी रूल्स यहाँ पे बना सकती है वो इन सेक्शन वो प्रोवाइड करेंगे, या तो ऑल या तो फॉलोइंग मैटर्स जिनके लिए वो रूल बना सकती है। तो कौन कौन सी चीजों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना पाएगी? सबसे पहले वो बता पाएगी कि अथॉरिटी जिसके पास लाइसेंस जो यहाँ पे लाइसेंस ग्रांट कर सकती है, मतलब वो अथॉरिटी बता सकती है कौन सी अथॉरिटी यहाँ पे लाइसेंस ग्रांट करेगी। फिर फीस क्या चार्ज की जाएगी उस लाइसेंस फीस के लिए, अदर सम जो भी होंगे टू बी पेड बाय द टू बी पेड फॉर द फॉर एक्सपेंसेस बाय एप्लीकेंट फॉर लाइसेंसेस। तो क्या फीस वगैरह यहाँ पे पेड करेगा यहाँ पे एक्सपेंसेस के लिए बाय एप्लीकेंट फॉर लाइसेंस के लिए, मतलब जो लाइसेंस का एप्लीकेंट है उसको क्या क्या यहाँ पे और भी एक्सपेंसेस पे करना पड़ेंगे वो बता सकते हैं। फिर किस मैनर में एप्लीकेशन होना चाहिए, किस तरीके से मतलब एप्लीकेशन को बनाया जाना चाहिए यहाँ पे लाइसेंस मांगने के लिए, और जो भी मैटर स्पेसिफाई किए जाएंगे उन एप्लीकेशन में, और किस फॉर्म में यहाँ पे क्या कंडीशन के अंडर वो एप्लीकेशन वगैरह जिसके सब्जेक्ट्स में वो रहेंगी, लाइसेंस मस्ट बी ग्रांटेड, मतलब किस कंडीशन पे वो लाइसेंस दिया जा रहा है, किसके सब्जेक्ट मतलब किसके अधीन रहते हुए वो एप्लीकेशन मतलब वो लाइसेंस दिया जा रहा है, ये सब उसमें रहेगा। और पीरियड भी बता दिया जाएगा कि किस टाइम पीरियड के लिए वो लाइसेंस जो है वो रिमेन इन फोर्स रहेगा, मतलब एप्लीकेबल रहेगा एक बार मिलने आने के बाद। मतलब कंटिन्यू तो लाइसेंस नहीं दे सकते ना, रिन्यू तो होता होगा, तो यहाँ पे क्या है कि किस पीरियड के अंदर वो लाइसेंस वैलिड है फिर उसके बाद रिन्यू होगा। फिर कोई अथॉरिटी जहाँ पे अपील प्रेफर की जा सकती है, जो कि सेक्शन 6F में हम पढ़ेंगे ही, और जो प्रोसीजर है जो फॉलो करेगी अथॉरिटी, और जो पीरियड जिसमें अपील प्रेफर की जाना चाहिए, और जो फीस है पे की जाएगी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अपील, अपील करने के लिए यहाँ पे फी वगैरह पे करना जाएगी, और सरकमटेंसेस जिसमें फीस वगैरह जो है वो रिफंड की जाएगी। फिर उसके बाद है कि जो टोटल क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोजिव जो कि लाइसेंसी जो है वो यहाँ पे परचेज कर सकता है इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में टोटल क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोजिव जो है लाइसेंसी जो परचेज यहाँ पे कर सके। और जो भी फीस जो भी यहाँ पे चार्ज की जाए चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव के द्वारा, या फिर एनी ऑफिसर जो कि ऑथराइज किया गया है इस बिहाफ में, तो यहाँ पे जो फीस जो चार्ज की जा सकती है यहाँ पे चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव के द्वारा या अदर ऑफिसर जो भी ऑथराइज है इस बिहाफ में, जो भी यहाँ पे सर्विस वगैरह रेंडर कर रहे हैं इन कनेक्शन विद मैन्युफैक्चर, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ एक्सप्लोजिव से रिलेटेड। फिर अगर यहाँ पे एग्जम्पशन है एब्सोल्युटली और सब्जेक्ट टू कंडीशंस जो भी हों किसी भी तरीके का ऑफ एक्सप्लोजिव में, मतलब यहाँ पे कुछ अगर एग्जम्पशन किसी को दे दी गई या तो पूरी तरीके से दे दी गई या कुछ कंडीशंस के ऊपर दे दी गई है किसी एक्सप्लोसिव से रिलेटेड, या तो किसी पर्सन को या क्लास ऑफ पर्सन को जो कि किस रूल्स के अगेंस्ट दी जा सकती है, मतलब जो भी रूल्स के ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है उसके अगेंस्ट दी जा सकती है, तो वो भी मेंशन होगी, मतलब उसके लिए भी रूल्स वगैरह बनाए जा सकते हैं, सीधी बात। अब सेक्शन नंबर 5A है कि पर्सन ऑलरेडी इन बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन एक्सप्लोसिव टू कैरी ऑन सच बिजनेस विदाउट लाइसेंस फॉर सर्टेन पीरियड। अब क्या बात है कि अगर कोई पर्सन है, इस एक्ट में एक बार अमेंडमेंट आया था, अमेंडमेंट आने के पहले किसी पर्सन को अगर वो एक्सप्लोजिव जो थे वो बिना लाइसेंस भी मैन्युफैक्चर कर सकता था, वो पहले से ही मैन्युफैक्चर कर रहा है,
तो वो मैन्युफैक्चर कर पाएगा कितने टाइम पीरियड के लिए, ये वाला वो सेक्शन बताता है। तो लिखा हुआ नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 5, सेक्शन 5 में कुछ भी है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, और जो भी रूल्स यहाँ पे उसमें बनाए गए हैं देयर अंडर, इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन एक्सप्लोजिव, जो भी इंडियन एक्सप्लोजिव अमेंडमेंट एक्ट 1978 का है, कोई पर्सन जो है जो कैरी ऑन कर रहा है बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर सेल ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसी एक्सप्लोसिव का, फॉर विच जिसमें जिसमें क्या था, यहाँ पे किसी भी तरीके की लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती थी अंडर दिस एक्ट, मतलब इस एक्ट में किसी भी तरीके के लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती थी। अमेंडमेंट जो आया था यहाँ पे इंडियन एक्सप्लोसिव अमेंडमेंट एक्ट 1978 उसके पहले, तो वो क्या कर सकता है, वो पर्सन जो है वो एंटाइटल होगा कंटिन्यू करने के लिए, मतलब वो कंटिन्यू कर सकता है अपना बिजनेस बिना लाइसेंस के भी, लेकिन बिना लाइसेंस के लिए भी कर सकता है उस एक्सप्लोसिव से रिलेटेड, लेकिन कितने दिन तक के लिए, सबसे पहले वो टाइम पीरियड बता दिया कि फॉर पीरियड ऑफ 3 मंथ, तो 3 मंथ के तक के लिए कर सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ सच कमेंसमेंट, जिस दिन यहाँ पे कमेंसमेंट हुई उससे 3 मंथ तक वो कर पाएगा। और अगर बिफोर एक्सपायरी ऑफ द सेट 3 मंथ, उसने उस 3 महीने के दौरान, मतलब जो 3 महीने का पीरियड था एक्सपायरी नहीं हुआ उसके दौरान ही उसने यहाँ पे क्या करा, एप्लीकेशन कर दी कि उसको यहाँ पे लाइसेंस चाहिए अंडर इस एक्ट में कि बिजनेस करना चाहता है एक्सप्लोसिव का, तो अनटिल द डिस्पोजल ऑफ द एप्लीकेशन, जब तक उसकी एप्लीकेशन यहाँ पे डिस्पोजल नहीं हुआ था तब तक वो कंटिन्यू कर सकता है, विच एवर इज लेटर, जो भी यहाँ पे लेटर है, मतलब 3 महीने यहाँ पे खत्म हो गए तो खत्म हो जाएगा, और अगर एप्लीकेशन कर दी तो फिर एप्लीकेशन बाद में जब डिसाइड होगी तब जो भी यहाँ पे लेटर होगा उस तक वो यहाँ पे कैरी ऑन कर पाएगा। मतलब क्या है कि अगर किसी ने एप्लीकेशन की और उसको 1 महीने में ही पता चल गया कि वो यहाँ पे नहीं कर सकता एक्सप्लोसिव के रिलेटेड यहाँ पे काम, तो उसको बंद करना पड़ेगा। और मतलब लेकिन उसके 3 महीने अभी भी बाकी थे, 3 महीने में कुछ टाइम पीरियड बाकी था, तो वो 3 महीने तक कर पाएगा, या फिर 3 महीने उसके खत्म हो गए और उसने एप्लीकेशन नहीं की, तो 3 महीने ही उसका टाइम पीरियड रहेगा, तो जैसा उसका जो लेटर होगा, या तो 3 महीने या 3 महीने के मतलब 3 महीने में उसने सपोज करिए 2 महीने हो गए थे, फिर उसने एप्लीकेशन किया, उसका एप्लीकेशन जो डिसाइड हुआ वो 6-7 महीने बाद हो पा रहा है, तो उस टाइम पीरियड में वो कंटिन्यू कर पाएगा। अब सेक्शन नंबर 6 है पावर फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट द मैन्युफैक्चर पोजेशन इम्पोर्टेशन और स्पेशली डेंजरस एक्सप्लोसिव। तो यहाँ पे पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, की प्रोहिबिट कर सकती है मैन्युफैक्चर करने के लिए, पोजेस करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे किसी भी जो कि स्पेशली डेंजरस एक्सप्लोसिव है। तो लिखा हुआ नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग इन द रूल्स अंडर द लास्ट फोर गोइंग सेक्शन, इससे फर्क भी पड़ता है कि लास्ट फोर गोइंग सेक्शन में क्या था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन इशू करके ऑफिशियल गैजेट में वो प्रोहिबिट कर सकती है, या तो एब्सोल्युटली मतलब पूरी तरीके से या तो प्रोहिबिट कर देगी, या तो कुछ कंडीशन के अधीन रहते हुए किसी भी तरीके का मैन्युफैक्चर पोजेशन इंपोर्टेशन वगैरह जो भी है, मतलब कहीं से बाहर से मंगाना वगैरह किसी भी एक्सप्लोसिव का जो कि उनको लगता है डेंजरस है, और उनके ओपिनियन में है सेंट्रल गवर्नमेंट की कि ये एक्सपीडियंट है कि पब्लिक सेफ्टी के लिए वो इशू करें नोटिफिकेशन, तो वो नोटिफिकेशन इशू कर देंगे। फिर जो कस्टम्स एक्ट 1962 का है वो यहाँ पे आ जाएगा इन इफेक्ट, मतलब जो शैल हैव इफेक्ट इन रिलेशन टू एनी एक्सप्लोसिव विद रिगार्ड टू द इम्पोर्टेशन ऑफ विच द नोटिफिकेशन हैज बीन इशू। तो अगर किसी भी ऐसा एक्सप्लोसिव है जिसके अगेंस्ट यहाँ पे नोटिफिकेशन इशू हो गई, अगर कोई उसका इंपोर्ट करता है तो उसके ऊपर सी कस्टम्स एक्ट भी एप्लीकेबल हो जाएगा, जिसका इंपोर्टेशन कर रहा है, जिसका नोटिफिकेशन यहाँ पे इशू हो गया, मतलब जो नोटिफिकेशन में जो एक्सप्लोसिव यहाँ पे इंक्लूड हो गए हैं अंडर दिस सेक्शन, एंड वेसल कैरेज और जो भी एयरक्राफ्ट जो भी कंटेन करते हैं एक्सप्लोसिव को, मतलब जो भी वेसल है कैरेज है या एयरक्राफ्ट है जो भी यहाँ पे कंटेन करते हैं उस एक्सप्लोसिव को एज दैट एक्ट इन रिलेशन टू एनी आर्टिकल, तो कोई भी आर्टिकल से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंस ऑफ जो भी जिसकी इम्पोर्टेंस यहाँ पे, मतलब जो उसको इम्पोर्ट करना है, इम्पोर्टेंस मतलब यहाँ पे वो इम्पोर्ट करने वाला जिसको प्रोहिबिट किया गया है, और वो रेगुलेट किया जाता है अंडर वेसल कार्ट्रिज एंड एयरक्राफ्ट कंटेनिंग सच आर्टिकल, तो वो उसी तरीके से रेगुलेट किया जाएगा जैसे कि जो जिसके अंदर वो रखे गए हैं, मतलब जो वेसल कार्ट्रिजेस या एयरक्राफ्ट के अंदर वो चीजें रखी गई हैं, वो आर्टिकल रखे गए हैं, वो सब चीजें भी सी कस्टम्स एक्ट से रेगुलेट हो जाएंगी।
फिर सेक्शन 6A है यहाँ पे, प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चर, पोजेशन, सेल और ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोजिव बाय यंग पर्सन एंड सर्टेन अदर पर्सन। तो यहाँ पे क्या है, 6A क्या बता रहा है कि प्रोहिबिट कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब प्रोहिबिशन भी हो सकता है यहाँ पे, मतलब प्रोहिबिशन है यहाँ पे, प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर पोजेशन वगैरह करने के लिए, मतलब करने के लिए, सेल ट्रांसपोर्ट वगैरह करने के लिए जो भी है वो उनको प्रोहिबिट किया गया है। किनको? कि मतलब ये नहीं तो, या तो यंग पर्सन वगैरह जो है यहाँ पे वो होंगे, उनको प्रोहिबिट वगैरह किया है मैन्युफैक्चर वगैरह करने से, पोजीशन रखने से, सेल ट्रांसपोर्ट और वगैरह करने से, या फिर कुछ अदर पर्सन को। तो दो पर्सन को यहाँ पे प्रोहिबिट किया जा सकता है। तो अब हम इसको पढ़ लेते हैं। तो नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन फोरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इससे फर्क नहीं पड़ता फोरगोइंग प्रोविजंस में क्या लिखा हुआ है। नो पर्सन, ए में लिखा हुआ है कोई पर्सन जिसने यहाँ पे अभी एज 18 ईयर्स की कंप्लीट नहीं की गई, मतलब जो भी पर्सन है जिसकी एज यहाँ पे 18 ईयर्स की अभी कंप्लीट नहीं हुई है, और या फिर कोई पर्सन है जिसको सेंटेंस हो गया कन्विक्शन ऑफ एनी ऑफेंस जिसमें यहाँ पे वायलेंस और मॉरल टर्पिट्यूड की ऑफेंस इन्वॉल्व थी, और जिसको यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट दिया गया है कितने तक का, नॉट फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 6 मंथ, मतलब 6 मंथ से कम का इम्प्रिजनमेंट उसको नहीं हुआ है। तो एट द टाइम ड्यूरिंग 5 ईयर्स आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ सेंटेंस, तो जिस दिन उसकी वो जो सेंटेंस उसको दी गई है वो खत्म होगी, उससे 5 ईयर्स तक नहीं कर पाएगा। आफ्टर 5 ईयर्स मतलब 5 साल तक वो नहीं कर पाएगा, जब भी उसकी पनिशमेंट जो उसको दी गई है, सेंटेंस दी गई है, इम्प्रिजनमेंट दी गई है, अगर 6 महीने से ज्यादा की है, तो 6 महीने से ज्यादा की जब भी उसकी पनिशमेंट खत्म हो जाएगी, उसके बाद वो 5 साल तक ये एक्सप्लोसिव वगैरह से डील नहीं कर पाएगा। सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद या फिर उसको ऑर्डर कर दिया गया एग्जीक्यूट करने के लिए चैप्टर 8 में सीआरपीसी के बॉन्ड वगैरह, बॉन्ड किस लिए, कीपिंग द पीस और गुड बिहेवियर करने के लिए, मतलब पीस और गुड बिहेवियर वगैरह रखने के लिए उसको बॉन्ड देने के लिए, मतलब बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए ऑर्डर किया गया। और जो भी टाइम ड्यूरिंग विद द टर्म ऑफ बॉन्ड, मतलब जितनी टाइम पीरियड के लिए बॉन्ड एप्लीकेबल रहेगा उतने टाइम पीरियड के लिए वो यहाँ पे ये सब चीजें नहीं कर पाएगा, मतलब एक्सप्लोसिव से डील नहीं कर पाएगा। फिर या तो जिसका लाइसेंस यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया है, वेदर बिफोर और आफ्टर, इससे फर्क नहीं पड़ता कि जो मतलब किसी पर्सन है, कोई पर्सन है जिसका लाइसेंस यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया, तो पहले या बाद में कमेंसमेंट होने की जो इंडियन एक्सप्लोसिव अमेंडमेंट है, इंडियन एक्सप्लोसिव अमेंडमेंट एक्ट 1778 का जो है उसके, जो कि एक्ट नंबर 32 ऑफ सेक्शन 1978 का है, सॉरी सेक्शन सन, जो कि एक्ट नंबर 32 ऑफ 1978 का है, जो कि यहाँ पे कॉन्ट्रवेंशन कर रहा है प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। जो भी इस एक्ट के मतलब जिस उसका लाइसेंस यहाँ पे क्यों कैंसिल किया गया, तो इसलिए कैंसिल किया गया क्योंकि वो यहाँ पे कॉन्ट्रवेंशन कर रहा था प्रोविजंस इस एक्ट के, या फिर रूल जो भी यहाँ पे बनाए गए हैं, जो कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 5 ईयर्स तक जब भी यहाँ पे डेट ऑफ कैंसिलेशन है उस दिन से, मतलब जिस दिन भी उसका यहाँ पे लाइसेंस कैंसिल किया गया क्योंकि उसने यहाँ पे कॉन्ट्रवेंशन किया था किसी एक्ट के प्रोविजंस या रूल्स का, तो जिस दिन उसका लाइसेंस कैंसिल हुआ था उससे 5 साल तक वो नहीं कर पाएगा। उस दिन से ना ही वो क्या नहीं कर पाएगा, ना ही मैन्युफैक्चर कर पाएगा, ना ही सेल, ना ही ट्रांसपोर्ट, ना ही इंपोर्ट, ना ही एक्सपोर्ट किसी भी एक्सप्लोसिव का, और ना ही प्रोसेस कर पाएगा किसी भी एक्सप्लोसिव का, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हैविंग रिगार्ड टू द नेचर, मतलब उस चीज के नेचर को ध्यान में रखते हुए नोटिफिकेशन इशू किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल गैजेट में। अब बी में यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब ये पर्सन, तो इनको तो पूरी तरीके से रोक दिया, ठीक है। अब कोई पर्सन है, तो कोई भी पर्सन, नो पर्सन, वो यहाँ पे ना ही सेल कर पाएगा, ना ही डिलीवर कर पाएगा, ना ही डिस्पैच कर पाएगा यहाँ पे किसी भी एक्सप्लोसिव को, किसी पर्सन को जिसको उसको पता है, इसके पास रीजन टू बिलीव है एट द टाइम ऑफ सच सेल, मतलब जब वो सेल कर रहा था, डिलीवरी कर रहा था, डिस्पैच कर रहा था, कि जो पर्सन है जिसको वो करने जा रहा है, मतलब जिसको वो बेचने वाला है या पोजीशन में देने वाला है या डिलीवरी करने वाला है, जो कुछ भी करने वाला है, वो पर्सन प्रोहिबिटेड है अंडर क्लॉज ए में, मैन्युफैक्चर करने के लिए, सेल करने के लिए, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट वगैरह प्रोसेस करने के लिए एक्सप्लोसिव्स का, या फिर वो अनसाउंड माइंड का है। अब सेक्शन 6B है ग्रांट ऑफ लाइसेंस। तो जब भी यहाँ पे कोई पर्सन एप्लीकेशन करता है लाइसेंस के लिए,
सेक्शन 5 में तो अथॉरिटी जो है प्रिस्क्राइब रूल्स जो यहाँ पे बनाए गए हैं उनके अनुसार जो भी सेक्शन जो ग्रांट कर सकते अंडर दैट सेक्शन वो ग्रांट कर सकते हैं लाइसेंस, जिसको यहाँ पे रेफर किया जाएगा आगे से लाइसेंसिंग अथॉरिटी। और जब भी यहाँ पे वो यहाँ पे आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी, मतलब वो पहले यहाँ पे क्या करेंगी, एक इंक्वायरी करेंगी और एज इट में कंसिडर नेसेसरी, जो कि उनको ठीक लगती है, एंड शैल सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के अदर प्रोविजंस को याद में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए वो ऑर्डर कर सकते हैं राइटिंग में, या तो वो ग्रांट कर देंगे लाइसेंस या फिर रिफ्यूज कर देंगे ग्रांट करने के लिए से। अब देखिए, अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी ग्रांट कर सकती है लाइसेंस कब, यहाँ पे सब सेक्शन 2 बोल रहा है, तो सब सेक्शन 2 में क्लॉज ए बता रहा है कि जहां पे उनको ये लगता है वेयर इट इज required for the purpose of manufacture of explosives if licensing authority is satisfied that the person by whom the license is required। तो जब भी यहाँ पे लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाए कि जो भी पर्सन यहाँ पे रिक्वायर कर रहा है लाइसेंस, उसके पास क्या है, यहाँ पे वो पोजेस करता है यहाँ पे टेक्निकल नो हाउ, मतलब उसको टेक्निकल नॉलेज है और एक्सपीरियंस है मैन्युफैक्चर करने का एक्सप्लोसिव वगैरह का, या फिर उसके पास क्या है, उसने एम्प्लॉय कर रखे हैं इन हिज एम्प्लॉयमेंट, मतलब उसके पास एम्प्लॉयमेंट में है और अंडरटेक्स टू एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय कर सकता है या करेगा उन पर्सन को या पर्सन्स को जो कि पोजेस करते हैं टेक्निकल नो हाउ, मतलब वही नॉलेज और एक्सपीरियंस, तो उनको। और वेयर इट इज रिक्वायर्ड फॉर एनी अदर पर्पस, अगर कोई अदर पर्पस के लिए रिक्वायर होगा तो जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो सेटिस्फाई हो जाएगी कि मतलब लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो सेटिस्फाई होगी कि जो पर्सन जिसको लाइसेंस यहाँ पे रिक्वायर है उसके पास गुड रीजन है यहाँ पे ऑब्टेन करने का, मतलब उस चीज को अगर वो चाहता है कि मुझे ये चाहिए रखना है अपने पोजीशन में, तो उसके पास गुड रीजन है यहाँ पे वो चीजें लेने के लिए, तो यहाँ पे उसको दे दिया जाएगा। अब सेक्शन 6C है यहाँ पे, रिफ्यूजल ऑफ लाइसेंस। तो नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 6B, 6B में कुछ भी लिखा हुआ उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी वो रिफ्यूज कर सकती है ग्रांट ऑफ लाइसेंस। अब किस बेसिस पे रिफ्यूज कर सकती है, अगर वो पर्सन जो है वो लाइसेंस मांग रहा है जो कि प्रोहिबिटेड एक्सप्लोसिव का है, तो मतलब वेयर द लाइसेंस इज रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोहिबिटेड एक्सप्लोसिव, जो कि प्रोहिबिटेड एक्सप्लोसिव है तो लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। अगर लाइसेंस जो है रिक्वायर्ड किया गया ऐसे पर्सन का द्वारा जिनके अगेंस्ट उसको रीजन टू बिलीव है कि वो प्रोहिबिटेड है इस एक्ट में या किसी अदर लॉ में, टाइमिंग फोर्स में, कि वो मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, पोजेस नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते एक्सप्लोसिव का, या फिर वो अनसाउंड माइंड के हैं, या फिर किसी अदर रीजन के कारण वो अनफिट है लाइसेंस के लिए इस एक्ट में। और जब भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी को यहाँ पे नेसेसरी लगता है, डीम्स इट नेसेसरी, मतलब उनको नेसेसरी नेसेसरी लगता है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ पब्लिक पीस के लिए और पब्लिक सेफ्टी के लिए, तो वो रिफ्यूज कर सकते हैं ग्रांट ऑफ सच लाइसेंस, लाइसेंस देने से मना कर सकते हैं। फिर जब भी यहाँ पे लाइसेंसिंग अथॉरिटी यहाँ पे रिफ्यूज करती हैं लाइसेंस देने से, तो उनको यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा इन राइटिंग रीजंस की को रिफ्यूज कर रहे हैं, और फर्निश करना पड़ेगा उस पर्सन को अगर वो डिमांड करता है ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ से, मतलब उसी चीज से रिलेटेड की उसका लाइसेंस रिफ्यूज किया जा रहा है, अगर वो पर्सन चाहता है तो उसको भी दिया जाएगा ब्रीफ स्टेटमेंट। अनलेस in any case licensing authority is of opinion that it will not be in public interest to furnish such a statement, और लाइसेंसिंग अथॉरिटी को बाउंड नहीं है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी मना भी कर सकती है वो स्टेटमेंट देने से, ब्रीफ स्टेटमेंट जो पर्सन मांग रहा है जिसका लाइसेंस रिफ्यूज हुआ है, अगर उनको लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। फिर सेक्शन 6D है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू इम्पोज कंडीशन इन एडिशन टू प्रिस्क्राइब कंडीशन। तो जो यहाँ पे लाइसेंस ग्रांट होता है अंडर सेक्शन 6B में, वो उन कंडीशन के एडिशन जो कि प्रिस्क्राइब कंडीशंस हैं, अदर कंडीशन भी लगा सकती हैं जो कि उनको कंसीडर नेसेसरी लगती है, मतलब किसी पर्टिकुलर केस में। तो मतलब लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है, जो कॉम्पिटेंट है यहाँ पे, जो लाइसेंस ग्रांट कर रहे हैं, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है सेक्शन 6B की कंडीशन तो ठीक ही है, और कुछ एडिशन जो भी उनको लगता है वो प्रिस्क्राइब कंडीशन लगा सकती है, अदर कंडीशन जो उनको लगता है
कि लगाना चाहिए, तो वो लगा सकते हैं किसी पर्टिकुलर केस में। अब सेक्शन 6 ई है वेरिएशन, सस्पेंशन एंड रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। तो जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है वो वेरी कर सकती है कंडीशन सब्जेक्ट टू विच, जिसके सब्जेक्ट में यहाँ पे लाइसेंस ग्रांट किया गया है। एक्सेप्ट सच ऑफ देम हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड, उन कंडीशन को छोड़ के जो कि पहले से प्रिस्क्राइब की गई है। एंड वे फॉर दैट पर्पस, और वो उस पर्पस के लिए रिक्वायर कर सकते हैं होल्डर को नोटिस इशू करके राइटिंग में कि वो डिलीवर अप कर दे अपना लाइसेंस विद इन सच टाइम में, जैसा कि स्पेसिफाई हो नोटिस में। और जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है, जैसी एप्लीकेशन या फिर मतलब लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है दूसरे सबसेक्शन में ये बोल रहा है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है अगर एप्लीकेशन होल्डर नहीं की है लाइसेंस की, कि उसके कुछ कंडीशन वगैरह को चेंज किया जाए, वेरी किया जाए, तो कर सकती है उन कंडीशन को छोड़ के जो पहले से प्रिस्क्राइब की गई हैं, उनको छोड़ के, मतलब जो एक्ट के अकॉर्डिंग है। अब लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है वो यहाँ पे ऑर्डर इशू करके राइटिंग में सस्पेंड भी कर सकती है किसी का लाइसेंस उस पीरियड के लिए जो कि उनको लगता है, और रिवोक कर सकती है लाइसेंस को। अब अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है, जैसे कि होल्डर जो है लाइसेंस का प्रोहिबिटेड है इस एक्ट में या किसी अदर लॉ में, टाइमिंग फोर्स में मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, सेल करने के लिए, ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह करने के लिए एक्सप्लोसिव का, या फिर वो अनसाउंड माइंड का है, या फिर वो अनफिट है लाइसेंस के लिए, या फिर लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है कोई क्या है, ये इसलिए नेसेसरी लगता है कि सिक्योरिटी ऑफ पब्लिक पीस के लिए, पब्लिक सेफ्टी के लिए सस्पेंड या रिवोक करना चाहिए लाइसेंस, तो वो कर सकती हैं। या फिर जो लाइसेंस है वो ऑब्टेन तो किया गया था, लेकिन किस तरीके से किया गया था, सप्रेशन करके, मतलब कुछ मटेरियल इन्फॉर्मेशन को छुपा के, या फिर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके, या तो होल्डर के द्वारा या फिर कोई अदर पर्सन जो होल्डर के बिहाफ में अप्लाई कर रहा था लाइसेंस के लिए, मतलब गलत इन्फॉर्मेशन देके या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देके या कुछ मटेरियल इन्फॉर्मेशन को छुपा के लाइसेंस को लिया गया था, या तो होल्डर के द्वारा या तो किसी अदर पर्सन के द्वारा होल्डर के बिहाफ में, या फिर कोई लाइसेंस कंडीशन को कॉन्ट्रवेन किया गया है, या फिर जो होल्डर ऑफ लाइसेंस है वो फेल टू कंप्लाई हो गया है सब सेक्शन 1 की कंडीशन को, जिसमें रिक्वायर था उसको डिलीवर अप करने का लाइसेंस को, मतलब कोई होल्डर था जिससे यहाँ पे फेल हो गया था वो कंप्लाई करने के लिए, जो भी नोटिस वगैरह इशू किया गया था उसको, जिसमें उसको डिलीवर अप करना था लाइसेंस। और लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है वो तब भी रिवोक कर सकती है जब यहाँ पे होल्डर ही एप्लीकेशन कर दे, मतलब होल्डर ही बोल रहा है कि मुझे लाइसेंस नहीं चाहिए, तो भी रिवोक कर सकती है। अब जब भी यहाँ पे लाइसेंसिंग अथॉरिटी है जो यहाँ पे ऑर्डर कर रही है, वेरी कर रही है कुछ कंडीशन वगैरह लाइसेंस की सबसेक्शन 1 में, तो सस्पेंड कर रही है, रिवोक कर रही है लाइसेंस को सबसेक्शन 3 में, तो वो यहाँ पे रीजंस को रिकॉर्ड करेंगे राइटिंग में और फर्निश करेंगे यहाँ पे होल्डर ऑफ लाइसेंस, होल्डर ऑफ लाइसेंस को, अगर वो डिमांड करता है यहाँ पे स्टेटमेंट, unless in such case the licensing authority's opinion that it will not be in the public interest। अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी को जैसा लगता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है कि इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड की जाए कि क्यों उसका लाइसेंस सस्पेंड, कैंसिल वगैरह, रिवोक वगैरह किया जा रहा है या फिर कैंसिल किया जा रहा है, तो नहीं होगा, तो नहीं देंगे, बाकी अदरवाइज उसको भी रीस्टेटमेंट देंगे। अब जो भी यहाँ पे कोर्ट कन्विक्ट कर रही है किसी भी होल्डर ऑफ लाइसेंस को किसी ऑफेंस के लिए इस एक्ट में, मतलब यहाँ पे जो कोर्ट है अगर कन्विक्ट कर रही है यहाँ पे किसी भी होल्डर ऑफ लाइसेंस को किसी भी ऑफेंस में अंडर इस एक्ट में, तो वो रूल जो भी यहाँ पे बनाए गए हैं उसके अंडर में वो यहाँ पे ऑल्सो साथ ही साथ क्या कर पाएंगे, सस्पेंड, रिवोक कर पाएंगे लाइसेंस का। मतलब कोर्ट अगर किसी भी होल्डर ऑफ लाइसेंस को कन्विक्ट वगैरह कर रही है कि उसने कोई ऑफेंस किया है इस एक्ट में, तो साथ ही साथ उनको पावर होगी कि वो सस्पेंड या रिवोक कर पाएंगे लाइसेंस को। लेकिन अगर यहाँ पे जो कन्विक्शन है वो अपील में सेटिस्फाइड हो जाती है, तो जो यहाँ पे सस्पेंशन या रिवोकेशन का ऑर्डर है वो वॉइड हो जाएगा। और जो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन और रिवोकेशन है सबसेक्शन 6 में, वो एपीलेट कोर्ट भी कर सकती है, जैसे कि हाई कोर्ट हो गया, एपीलेट कोर्ट भी कर सकती है जो भी है, या फिर और हाई कोर्ट भी कर सकती है जब भी यहाँ पे पावर ऑफ रिवीजन वो एक्सरसाइज कर रही है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पे ऑर्डर करके ऑफिशियल गैजेट में सस्पेंड कर सकती है, रिवोक कर सकती है एनी लाइसेंसिंग अथॉरिटी को। तो जो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पे ऑर्डर करके ऑफिशियल गैजेट में सस्पेंड कर सकती है, रिवोक कर सकती है
और डायरेक्ट कर सकती हैं लाइसेंसिंग अथॉरिटी को कि वो सस्पेंड, मतलब यहाँ पे कि वो सस्पेंड कर दें और वो कर दें, या तो लाइसेंस ऑल, या तो मतलब सारे लाइसेंस को जो कि ग्रांट किए गए हैं इस एक्ट में, या फिर कोई पर्टिकुलर, मतलब या फिर ऑल या ऑल और एनी लिखा हुआ है, मतलब या तो सारे ही या तो कोई एनी लाइसेंस जो भी ग्रांट किया गया है इस एक्ट में थ्रू आउट इंडिया या फिर किसी पार्ट में। फिर ऑन सस्पेंशन ऑफ और रिवोकेशन, जैसे यहाँ पे सस्पेंशन या रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस हो जाता है इन दिस सेक्शन, मतलब इस सेक्शन में यहाँ पे या तो सस्पेंशन हुआ या रिवोकेशन हुआ है लाइसेंस का इस सेक्शन में, तो जो होल्डर होगा वो विदाउट डिले क्या करेगा, सरेंडर करेगा अपने लाइसेंस को उस अथॉरिटी के पास जिसने यहाँ पे सस्पेंड किया गया है, जिसके द्वारा यहाँ पे सस्पेंड किया गया है, रिवोक किया गया है, और जिसने यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है, मतलब जिसके द्वारा यहाँ पे मतलब और सच ऑर्डर अथॉरिटी, मतलब या तो मतलब यहाँ पे जो होल्डर होगा वो सस्पेंड किसके पास करेगा, सरेंडर किसके पास करेगा अपना लाइसेंस, तो उसी के पास, या तो जिसने सरेंडर या रिवोक किया है उसका लाइसेंस, या फिर कोई अदर अथॉरिटी जो है जिसको प्रिस्क्राइब किया गया इस बिहाफ में, मतलब जिसके बिहाफ में यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन या रिवोकेशन हुआ है, उसके पास वो अपना लाइसेंस सरेंडर करेगा। सिंपल सी बात। अब सेक्शन 6F में है अपील। तो यहाँ पे कोई पर्सन अगर अग्रीव हुआ है लाइसेंसिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से जिसमें वो रिफ्यूज कर रहे हैं ग्रांट करने के लिए लाइसेंस, या टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह को वेरी कर रहे हैं, और कोई ऑर्डर जो है लाइसेंसिंग अथॉरिटी का उसको सस्पेंड कर रहे हैं, रिवोक कर रहे हैं, मतलब कोई या फिर कोई अदर ऑर्डर है जिसमें यहाँ पे लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है सस्पेंड या रिवोक कर रही है लाइसेंस को, तो वो यहाँ पे अपील प्रेफर कर सकते हैं उन अथॉरिटी के खिलाफ। और उस जहाँ पे वो अपील करेंगे उसको यहाँ आगे से क्या बोला जाएगा, एपीलेट अथॉरिटी, और किस पीरियड में करेंगे, तो उस टाइम पीरियड में जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है उस टाइम पीरियड में यहाँ पे अपील की जाएगी। फिर प्रोवाइड दैट में लिखा हुआ है कि जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो अपील शैल लाई अगेंस्ट ऑर्डर मेड बाय और अंडर द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कोई भी अपील सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं होगी जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई डायरेक्शन इशू किया था या ऑर्डर दिया था किसी का ये रिवोक करने के लिए, सस्पेंड करने के लिए, कैंसिल करने के लिए लाइसेंस वगैरह, तो उसकी अपील नहीं होगी। और नो अपील शैल बी एडमिटेड इफ द प्रिस्क्राइब्ड, इफ इट इज प्रिफर्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड प्रिस्क्राइब्ड देयरफॉर। तो कोई भी अपील यहाँ पे प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद नहीं की जा सकती। सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे अगर प्रोवाइड दैट में अपील एडमिट की जा सकती है आफ्टर द पीरियड ऑफ प्रिस्क्राइब्ड, अगर वो यहाँ पे एप्लीकेंट जो है वो सेटिस्फाई हो जाए कि एपीलेट अथॉरिटी का सफिशिएंट कॉज है यहाँ पे अपील प्रेफर ना करने का, मतलब एपीलेंट के पास यहाँ पे सफिशिएंट कॉज था जिसके कारण वो यहाँ पे अपील प्रेफर नहीं कर पाया। और फिर सबसेक्शन 3 है कि जो पीरियड यहाँ पे है प्रिस्क्राइब का अपील का, वो कंप्यूट किया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द लिमिटेशंस एक्ट। तो यहाँ पे लिमिटेशंस एक्ट 1963 का एप्लीकेबल हो जाएगा इज रिस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, जो भी है यहाँ पे लिमिटेशन पीरियड कैलकुलेट करने के लिए लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। और जो भी यहाँ पे अपील कर रहा है इस सेक्शन में उसको यहाँ पे पेटिशन करना पड़ेगा इन राइटिंग में अपील का, और उसके साथ वो ब्रीफ स्टेटमेंट एकम्पनाई करना पड़ेगा जिस जिसके कारण, मतलब वो जो स्टेटमेंट उसको मिला था जिसमें यहाँ पे रीजंस थे कि क्यों उसका वो लाइसेंस वगैरह विथहोल्ड रिवोक या सस्पेंड किया जा रहा है, जिसकी ऑर्डर के अगेंस्ट में यहाँ पे अपील कर रहा है। और वेयर सच स्टेटमेंट हैज बीन फर्निश्ड टू द एप्लीकेंट एंड सच फीस एज बी प्रिस्क्राइब्ड, जहाँ पे भी उस एप्लीकेंट को वो ब्रीफ स्टेटमेंट दिया गया था, और साथ ही साथ उसको वो फीस भी पे करना पड़ेगी जो कि प्रिस्क्राइब्ड है। और जब भी यहाँ पे अपील वगैरह का डिस्पोजल हो रहा है तो अपीलेट अथॉरिटी जो है वो फॉलो करेगी प्रोसीजर जो कि प्रिस्क्राइब्ड है। और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोवाइड दैट में कि कोई भी अपील यहाँ पे डिस्पोज नहीं की जाएगी जब तक कि एप्लीकेंट को यहाँ पे एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया था, मतलब एप्लीकेंट को सुना ही जाएगा फिर उसके बाद अपील वगैरह को डिस्पोज किया जाएगा। फिर जो भी ऑर्डर है यहाँ पे जिसके अगेंस्ट यहाँ पे अपील हो रही है अगेंस्ट शैल अनलेस द एपीलेट अथॉरिटी कंडीशनली और अनकंडीशनली डायरेक्ट अदरवाइज इट मे बी इन्फोर्स पेंडिंग द डिस्पोजल ऑफ अपील अगेंस्ट द ऑर्डर। तो जिस भी ऑर्डर के अगेंस्ट यहाँ पे अपील वगैरह की जा रही है तो जब तक अपील यहाँ पे चल रही है तो या तो वो कंडीशनली अनकंडीशनली जब तक अदरवाइज नहीं डायरेक्ट किया जाएगा तब तक वो जो ऑर्डर जो पहले जो कोर्ट ने यहाँ पे जजमेंट दिया है, जो भी ऑर्डर वगैरह पास किया है वो इन्फोर्स रहेगा। जब तक यहाँ पे डिस्पोजल चल रही है अपील वगैरह तब तक वो
यहाँ पे एज इट इज चलता रहेगा जब तक कि उसको कंडीशनली अनकंडीशनली उसको अदरवाइज नहीं डायरेक्ट किया हो तब तक। और एवरी ऑर्डर ऑफ द एपिलेट अथॉरिटी जो होगा या तो कंफर्म कर, मतलब जो भी ऑर्डर यहाँ पे एपिलेट अथॉरिटी देगी या तो वो कंफर्म करेगी या मॉडिफाई करेगी या रिवर्स कर देगी ऑर्डर जो भी है जिसके अगेंस्ट यहाँ पे अपील की जा रही है, और वो यहाँ पे क्या होगा, फाइनल होगा। मतलब अपीलेट अथॉरिटी यहाँ पे कुछ भी कर सकती है, कंफर्म भी कर सकती है, मॉडिफाई भी कर सकती है, रिवर्स भी कर सकती है ऑर्डर को जिसकी अपील की जा रही है, और उसी का डिसीजन यहाँ पे फाइनल हो जाएगा अपीलेट अथॉरिटी का।